हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के 2025 का ओरिजिनल पेपर का पेपर सेट कराने वाला हूं और ये पेपर 801 डीएफ कोड का है। इस वीडियो में आप लोगों को 2025 के हिंदी का संपूर्ण पेपर हल सहित बताने वाला हूं। अर्थात अब पेपर सेट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो पीवाईक्यू पेपर है वो किस प्रकार से पूछा गया था, एंड इससे सजेस्ट आपको ये लग जाता है कि आने वाला जो पेपर 2026 का होगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये 2025 में जो वो पेपर हुआ था वही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं, एंड मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को रिपीट करके कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 20 एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक पेपर सेट जरूर कीजिएगा। अब मैंने हिंदी का स्टार्ट कर दिया तो सभी सब्जेक्ट का पेपर सेट कराऊंगा। तो चलिए आज हिंदी का पूरा खत्म कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले अनुक्रमांक भरना होता है पेपर में, उसके बाद नाम भरना होता है, और हम लोग को यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहता है और उस निर्देश को हम लोग को सही से पढ़ना रहता है। जैसे कि 3 घंटे 15 मिनट पूरा टाइम रहेगा और हम लोग को 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना है। और प्रश्न पत्र जो है अ और ब खंडों में विभाजित है। जो खंड अ है वो उसमें ओएमआर उसके जो आंसर हैं वो विकल्पी टाइप के रहेंगे और उस आंसर को हम लोग को ओएमआर सीट पे भरना है। एंड खंड ब जो होता है उसमें हम लोग को क्या करना रहता है कि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना रहता है, वो भी कॉपी पे। ठीक है, तो खंड अ और खंड ब ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट खंड हैं हिंदी के। तो चलिए खंड अ और खंड ब दोनों को हम लोग सॉल्व के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे खंड अ में हम लोग को पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप लोगों को पता ही है कि 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो हर वक्त पूछे ही जा रहे हैं, जो जब से 2021 से ही 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओएमआर सीट के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, एंड उसके साथ 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन, एंड जो खंड काव्य रहेगा एक एक पढ़ने वाला उसका भी अर्थ बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पहला क्वेश्चन हम लोग से दिया गया है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। जो हंस पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे? प्रेमचंद थे या गुलाब राय थे या इलासचंद जोशी थे या जयशंकर प्रसाद थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है कि हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को अनुमान लग जाए कि किस प्रकार के या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपकी जो बेस है वो भी मजबूत होता है, एंड उसके साथ साथ आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाता है। एंड उसके बाद से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं, जो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है कौन है, इसमें हम लोग को बताना है। राघव हैं कि धर्मवीर भारती हैं कि इलासचंद जोशी हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ये शुक्ल युग को प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन में दिया गया कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। गोल्डन क्वेश्चन है, ये हर वक्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कहानी विधा की है या आत्मकथा विधा की है या उपन्यास विधा की है, निबंध विधा की है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है आत्मकथा विधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि और पूछ रहा है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। देखिए इसमें हम लोगों से पूछा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन दिया गया राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा या प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को दिया गया है राजेंद्र यादव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना। अब देखिए एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपसे कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे नाटक विधा की रचना है, और ये इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है यहाँ, या हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है या राम कुमार वर्मा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को थर्ड में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग से पूछा है कि रीति काल की रचना है। जो रीति काल की रचना हम लोग को बताना है, रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास है या प्रेम माधुरी है, रामचंद्रिका है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को डी में दिया गया है रामचंद्रिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब रामचंद्रिका जो है वो रीतिकाल की प्रमुख रचना है या रीतिकाल की रचना है। ठीक है, इसमें जो रचना दी गई है इसमें रीतिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। देखिए तार सप्तक के 3 भाग थे, जिसमें हम लोगों से पूछा गया, जब बस ऐसे पूछ दे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो पहला हो जाएगा जो पहला भाग जब प्रकाशित हुआ था उसी का सन बताएंगे। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया कि 1919 है, 1943 है, 1953 है, 1942 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी वक्त में मतलब कि 1943 में ही तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्योंकि ये पहला था। मतलब इसके 3 टाइप थे, तो पहला जो टाइप था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि लोकायतन, यहाँ पे लोकनायक नहीं है, लोकायतन के रचनाकार कौन है हम लोग को बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या सुमित्रा
सुमित्रानंद पंत जी हैं या महादेवी वर्मा है। मेरी स्पीड थोड़ी हो सके तो हाई होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, आपका पूरा मॉडल पेपर कम ही समय में कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिए गए सुमित्रानंद पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं या केदारनाथ सिंह हैं या गजानन माधव मुक्तिबोध है या नरेंद्र शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को फर्स्ट में दिया गया अशोक वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां में हम लोग को दिया गया कि रीतिकाल की समय अवधि मानी जाती है। जो रीतिकाल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 1600 से लेकर 1616 तक मानी जाती है, 1800 से लेकर 1818 तक, या कि 1643 से लेकर 1843 तक, या 1616 से लेकर 1632 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है 1643 से लेकर 1843 तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग से पूछा गया कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? इसका ऑप्शन में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया गया कि जहाँ उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? आपको बताना है कि जहाँ उपमेय में किसी गुण उपमान जहाँ उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 मात्राएं, 24 मात्राएं, 36 मात्राएं, 12 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुग्रह शब्द में क्या चीज़ उपयुक्त उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला, इसके आगे कौन लगा है? अनु इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पूछ दे कि इसका प्रत्यय कौन है, तो लास्ट में क्या ग्रह लगा है, तो ग्रह हो जाएगा, गृह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ओनली प्रत्यय पूछा है, उपयुक्त उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग पहला हो जाएगा अनु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों से पूछा है कि कलम, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। जो कमल है, क्या है? कमल, राजीव, जलज, ये सब क्या चीज़ है? तो ये सभी पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कमल के पर्यायवाची जलज, नीरज, पंकज, तोयज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचवटी में कौन सा समास है? जो पंचवटी है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सूरजनी 17 में देखिए दिया गया कि सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूरज का जो तत्सम रूप क्या होता है हम लोग को बताना है। सूर्य होता है, दिनकर होता है, सूरज होता है या प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को दिया गया है 17 का सूरज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सरल वाक्य में इसका सरल वाक्य रूप क्या होगा? सरल वाक्य रूप होगा, हम लोग को बताना है। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इसका सरल वाक्य रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर में दिया गया कि जो परिश्रम करता है वो अवश्य सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं। आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट चेक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है। जो व्यक्ति नेक्स्ट में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में कि व्यक्ति परिश्रमी होता है इसीलिए सफल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ है? कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, मतलब कि जो परिश्रम करता है लगातार वही क्या होता है? अवश्य सफल जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 19 में कि आओ अब चलते हैं वाक्य का भावात्मक रूप क्या होगा? आओ अब चलते हैं, इसका भावनात्मक रूप क्या हो जाएगा? आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग से पूछा गया कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे आपके 20 MCQ खत्म हो गए, तो आप लोग एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप रिवाइज भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब 2026 बोर्ड एग्जाम में या तो हाफ ईयरली में पूछ दिया जाएगा या तो प्री बोर्ड में पूछ दिया जाएगा या फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए हम लोग आपको PYQ सॉल्व कराते हैं, नहीं तो क्या जरूरत होती है PYQ सॉल्व कराने की। इसमें MCQ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता चल जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है।
तो ये 20 MCQ खत्म हो गया। अब चलते हैं खंड ब पे। देखिए इसमें हम लोग को पूछा गया वर्णात्मक प्रश्न, और इसमें पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें हम लोगों से दिया जाएगा एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो गद्यांश हम लोगों से पहले पूछा जाएगा, मतलब कि आपको कोई गद्यांश दे देगा और इसमें क्या कर देगा, रेखा ऐसे कर देगा, और हम लोग को इसी रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। मतलब एक गद्यांश देगा और इसके आधार पर हम लोग को 3 प्रश्न देगा। जैसे यहाँ पे दिया गया 3 प्रश्न देता है और इसी 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना रहता है। जैसे कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। अब ये जिस चैप्टर से लिया गया इसका आप लोग को संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है इसके लिए मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब मतलब पेपर सेट खत्म हो जाए तो मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है। यहाँ पे गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या मैंने अभी बोला कि जितने पर रेखा किया गया केवल इसी का हम लोग को व्याख्या करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया थर्ड वाला क्वेश्चन में कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। हम लोग को बताना है कि बापू ने क्रांति करते समय किसका सहारा लिया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसका एक बेनिफिट होता है कि इसका अथवा करके पूछा जाता है। यदि आपको पहला नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, अथवा करके दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे धर्म और अतिथि की देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु वहाँ मतलब कि आपको ऐसे ही जैसे ऊपर दिया गया था सेम वैसे नीचे दिएगा अथवा करके। आपको वो नहीं आ रहा तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे वहाँ पे गद्यांश था तो सेम उसी तरह आ जाता है पद्यांश। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए इसमें हम लोगों से क्या पूछा जाएगा, सेम इसमें भी हम लोग को 3 प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश दिया गया है, केवल इसी का हम लोगों को आंसर देना है। ठीक है, मतलब कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे उसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे इसका संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे और उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया हम लोग को बताना है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे पूरा तब आप लोग बता लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि इसका सॉल्यूशन कैसे, MCQ सॉल्यूशन बता दिया और ये तो सब आप लोगों को करना है। जैसे इसमें भी अथवा करके देता है तो अथवा करके ये रहा, इसके 3 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, एंड उसके बाद से आ गया आपका संस्कृत का खंड। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, केवल संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। जैसे इसका संदर्भ लिख दीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में सब बताऊंगा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है। तो देखिए इसका संदर्भ लिखना है एंड इसका व्याख्या करना है। व्याख्या भी किस प्रकार से की जाती है, यदि आप सही से व्याख्या करेंगे, सही संदर्भ लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पक्का मिलेंगे। और 70 में 70 लाना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एंड आने वाले पेपर सेट को जरूर हल कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग को अथवा करके देता है, यदि पहला नहीं आ रहा तो दूसरा। ये देखिए दूसरा वाला तो एकदम आसान है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इमा मतलब कि वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगर है और इसका संदर्भ लिखना है। तो आप संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हम लोग को जैसे कि उसमें 5 नंबर का गद्यांश था, 5 नंबर का पद्यांश, जैसे इसमें भी हम लोग को 5 नंबर का श्लोक देता है, जैसे इसको हम लोग पद्यांश बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया गया है कि यदि आपको ये आ रहा है तो इसका संदर्भ लिख दीजिए एंड इसका अनुवाद कर दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। यदि ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में कि अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। और इसमें हम लोग को क्या करना है कि कथा वस्तु जो होती है, जैसे कि ये हर मंडल में अलग अलग होता है। जैसे कोई मुक्ति दूत पढ़ता है तो मुक्ति दूत के लिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई ज्योति जवाहर पढ़ता है तो उसके लिए भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब हर मंडल में अलग अलग चलता है। कोई अग्र पूजा पढ़ता है तो अग्र पूजा के लिए भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अग्र पूजा पढ़ते हैं तो अग्र पूजा जिन मंडल में पढ़ा जाता है वहाँ पे आप लोग को केवल इसी 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, 3 नंबर का। ठीक है, जैसे कोई मेवाड़ मुकुट पढ़ता है, कोई जयसुभाष पढ़ता है, कोई मातृभूमि के लिए पढ़ता है, कोई कर्ण पढ़ता है। मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग पढ़ते हैं। कर्मभूमि भरत है, फिर यहाँ पे तुमुल है। तो ये सभी का है काव्यखंड है। काव्यखंड आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे तो आपको केवल काव्यखंड की कहानी लिख देना है, कुछ भी करके। चरित्र चित्रण पूछता है तो कहानी के हिसाब से ही लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इससे पूरे मतलब कि पेपर का। देखिए इसमें हम लोगों से जीवन परिचय पूछा जाता है। 3 लोग का जीवन परिचय पूछेगा, किसी एक का ही लिखना है। जैसे दिया गया कि जीवन परिचय किसी एक का लिखिए, किसी एक का ही जीवन परिचय। और जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है एंड फुल वीडियो भी इसकी जरूर पोस्ट करूंगा। एंड मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किन लोगों का जीवन परिचय याद करेंगे तो उसके बाहर एक भी जीवन परिचय नहीं है, केवल 2 प्रश्न लिखना रहता है, केवल 2 जीवन परिचय लिखना रहता है और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, जैसे कवि का और एक लेखक का। तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कौन से लेखक और कौन से कवि का आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे आ गया कवि का, इसमें भी तुलसीदास हैं, बिहारी लाल हैं और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसके भी 5 नंबर मिलेंगे आपको। तो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि चैनल को, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया कि अपने पाठ्यपुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। मतलब ऊपर अभी आप लोग को जो संस्कृत का श्लोक दिखा रहा था, यदि आप उसको छापेंगे तो आपका 2 नंबर वैसे ही कट जाएगा। तो आपको कोई श्लोक जरूर याद कर लेना है जो आपके पेपर में ना आया और उसको आप लिख के चले आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं संस्कृत के, जैसे कि अलछेद्रम कौन था, अलछेद्रम को आसित, चंद्रशेखरम स्वाभिमान की अकतम, फिर
सुखानाम उत्तरम किम यथा, मतलब कि आपको केवल कितने 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है और ये आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो ये संस्कृत के भी कुछ इंपॉर्टेंट एंड अब आ गया है इसका सबसे हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोगों को जीवन परिचय पूछा जाता है और जीवन परिचय जीवन परिचय इसमें हम लोग देखिए अब आ गया इस पूरे पोर्शन का सबसे हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोगों से पूछा जाता है निबंध, और निबंध पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है और इसको आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना रहता है। इसको भी लिखने का एक सही फॉर्मेट होना चाहिए, वरना आपको 4 नंबर या 5 नंबर से ऊपर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसको लिखने का फॉर्मेट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पक्का पोस्ट करूँगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन एकदम मैं पूरा करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक एक पेपर सेट के साथ सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। जैसे इसमें हम लोग को दिया गया कि जीवन में विज्ञान का महत्व, इस पर निबंध लिखिए। विद्यार्थियों अनुशासन पर निबंध लिखिए। वनों के लाभ पर निबंध लिखिए। देश प्रेम पर या आतंकवाद के कारण और निवारण पर निबंध लिखिए। कितने नंबर का? 7 नंबर का पूछा जाएगा। एंड उसके बाद से अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है? अवकाश हेतु आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है या अपने शहर की सफाई हेतु मुख्य अधिकारी को, मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। तो पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, सभी मैं एक एक करके सभी वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये आज का पूरा आपका पेपर सेट खत्म हो गया 15 मिनट के 15 मिनट में, 15 से 16 मिनट में आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। तो हिंदी का ये पूरा पेपर सेट था। तो आप लोगों ने देख लिया है कि हिंदी का पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि आप लोग को इस हिंदी के पेपर में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आने वाले नेक्स्ट दिनों में मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, कला सभी के पेपर सेट को अपलोड करूंगा। तो आप एक एक पेपर सेट को जरूर देखिएगा, इससे आपका बेस भी स्ट्रांग होगा एंड आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ता हूँ और कितना क्वेश्चन PYQ में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, लव यू।